जिस बिल को लाने के लिए मोदी सरकार पिछले 10 साल की कोशिश कर रही है, उस बिल को आज 17 दिसंबर मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और चर्चा के लिए उसे बहुमत भी मिल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा के पटल पर रखा और वोटिंग के बाद ये बिल बहुमत के साथ स्वीकार किया गया। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 सांसदों ने वोटिंग की। यानी मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में बहस तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन इसके आगे की राह बीजेपी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष की मांग के बाद भले ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कानून मंत्री मेघवाल ने जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना इस बार मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों है? पहले जरा विपक्षी दलों की ये प्रतिक्रिया सुन लीजिए। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. तो बिल आएगा, वो तो आएगा ही। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। जो संवैधानिक ढांचा है, इस पे प्रहार क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौर हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो कौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। संविधान का वोलेशन है, ये संघीय ढांचे पे हमला है, ये स्टेट सरकारों की कार्यकाल और उनकी शक्ति को कम करता है। ऐसे और भी कई विपक्षी दल हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। बता दें कि कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दल एक देश एक चुनाव बिल के खिलाफ हैं। इस बार मोदी सरकार के सामने विपक्ष बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा मजबूत है और राहुल की ताकत यानी इंडिया गठबंधन के बिना पीएम मोदी के लिए इस बिल को संसद ही पास कराना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सबसे पहले संसद के आंकड़ों का गेम समझ लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार को लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत है और मतदान में 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, लेकिन लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 205 सीटें हैं। वही बात करें राज्यसभा की तो 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत साबित करना मोदी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। यही राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पास कराने के साथ साथ सरकार के सामने और भी बड़ी चुनौतियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव को आगे कैसे बढ़ाएं। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल में ये कहा गया है कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाती है तो उस विधानसभा के लिए सिर्फ 5 साल से बचे कार्यकाल पूरा करने के लिए ही उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए अनुच्छेद 82A को जोड़ने और अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करना पड़ेगा। इस संशोधन में है क्या, अब जरा ये समझिए। अनुच्छेद 82A लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 172 और 327 विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। बता दें कि इस बिल में संशोधन के प्रावधान एक नियत तिथि से प्रभावी होंगे, जिसे राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में अधिसूचित करेंगे, जो मोदी सरकार के लिए किसी चुनौती से तो कम नहीं होगा। एक देश एक चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है।
खास क्षेत्रीय दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को काफी नुकसान होगा। इसलिए क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। इनका ये भी मानना है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे और राज्यों का विकास प्रभावित होगा। इसके अलावा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी रिसोर्सेज की। भारत में ईवीएम और वीवीपैट में चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी हो जाती है, लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी और इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। इसके साथ ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा कराना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। यानी एक लाइन में कहें तो लोकसभा राज्यसभा में पास कराना, संविधान में संशोधन कराना, राज्यों को सहमति, क्षेत्रीय दलों को साधना और ईवीएम अफसरों और सुरक्षा बलों की तादाद मोदी सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मोदी सरकार के लिए पहले तो सबसे बड़ी चुनौती राहुल की ताकत यानी विपक्ष का मजबूत होना ही है। अब देखना है कि मोदी सरकार राहुल की ताकत को कैसे साधती है। क्या इस बार राहुल की ताकत के आगे मोदी सरकार फेल हो जाएगी? हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।